हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीए हर्षिता। आई एम सीए हर्षिता शेरवानी और मैं आप सबको आज पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5 ऑफ मार्केटिंग क्लास 11, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाई आर वी स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर? हम क्यों पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को? क्योंकि कंज्यूमर जो है किंग ऑफ द मार्केट। वो क्या है? किंग ऑफ द मार्केट, मार्केट का राजा है। इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक प्रोडक्ट खरीदना या नहीं खरीदना। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? हमें इसमें पढ़ना पड़ता है वी हैव टू स्टडी व्हाट दे बाय। वो क्या खरीदेंगे, वो क्यों खरीद रहे हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कितना ऑफन बाय करते हैं। ऑफन मतलब अगेन एंड अगेन, कितनी बारी खरीदते हैं। ऑफन दे यूज इट, कितनी बार खरीदते हैं, कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। इस सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ता है जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को समझ रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने का, उसमें वो अपना पैसा लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो वो हमें समझना है कि कैसे लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? कस्टमर कब सोचने लगता है कि उसे एक प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना। फिर कब तक सोचता है? वो प्रोडक्ट खरीद लेता है ना, उसके बाद भी वो सोचता रहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये ऐसा होना चाहिए था, ये वैसा होना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो कस्टमर के बिहेवियर की। कब से शुरू करते हैं? बिफोर बाइंग। जब वो सच में खरीदता नहीं है उससे पहले से हम उसे समझना शुरू कर देते हैं कस्टमर को। फिर और कब तक चलता है? ये गोज इवन आफ्टर परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट खरीद भी लेता है ना, उसके बाद भी कीप ऑन एनालाइजिंग हिज बिहेवियर कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। ठीक है, हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ क्यों रहे हैं? Why are we studying the consumer behavior? First reason is consumer and the customer is the king of the market. मार्केट का वही किंग है। ठीक है, तो हमें उसे सेटिस्फाई करना है। उसे हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि उसकी नीड्स को समझो और उन नीड्स को सेटिस्फाई करो उतने ही एफर्ट्स में, उतने ही टाइम में, उतना ही मनी लगा के कि वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। हमारा जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो जाए, उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। क्या करना है हमें? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स वाइल यूटिलाइजिंग देयर टाइम, मनी, एफर्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हमें उनके पैसे का, उनके टाइम का, उनके एफर्ट्स का बेस्ट आउटकम उन्हें देना है। ठीक है, तो चलिए अब कंज्यूमर बिहेवियर में हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना है। एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमें दो लोगों के बिहेवियर को समझना है। एक वो जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है और एक वो जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। जरूरी नहीं है जो बंदा, जो पर्सन उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है वही उसको कंज्यूम करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पापा को बोला पापा मुझे आईफोन चाहिए, तो आपके पापा मार्केट गए और आपके लिए आईफोन ले आए। तो जो पर्सन खरीद रहा है, आपके पापा खरीद रहे हैं, तो वो कौन है? कस्टमर है। लेकिन कंज्यूम कौन करेगा, उसे यूज कौन करेगा? आप करोगे। तो कंज्यूमर कौन है? आप हो। जरूरी नहीं है जो खरीद के ला रहा है वही उसे इस्तेमाल करे। तो कस्टमर मे और मे नॉट बी अ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर देखते हैं अब कौन होता है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड कस्टमर इज अ पर्सन हु परचेज गुड्स बट मे और मे नॉट कंज्यूम इट। जरूरी नहीं है जो खरीद के ला रहा है वही उसे कंज्यूम करे। ठीक है, अब कंज्यूमर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कौन होता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर वो होता है जो पर्सनल और हाउस होल्ड यूज के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद इसलिए रहा है कि उसे अपने पर्सनली यूज करनी है, उसे अपने घर में यूज करनी है, घर के काम के लिए यूज करनी है। या फिर एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, जो उसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेगा। वो उसे अपने फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले फर्नीचर ले लिया हमने एग्जाम्पल में। ठीक है, फर्नीचर एक पर्सन ने खरीदा, वो उसे अपने घर में यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल कंज्यूमर। बट अगर वो उसे यूज करेगा ऑफिस यूज के लिए तो इसे बोला जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल परचेज। और यू कैन से कंज्यूमर कैसा होगा? ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। वैसे ही जैसे कंज्यूमर और कस्टमर होता है, कंज्यूमर और कस्टमर के दूसरे नाम भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजर। यूजर वो है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ठीक है, और बायर वो है जो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। अब हम इसमें सिमिलैरिटी देखते हैं। जो हमारा यूजर है वो किसके जैसा है? कंज्यूमर की तरह। ठीक है, कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। यूजर क्या करता है? यूज करता है। दोनों जगह पे थोड़ी सिमिलैरिटी है। और बायर हमारा किसके जैसा है? कस्टमर की तरह। कस्टमर क्या करता है? परचेज करता है। बायर क्या करता है? बाय करता है। तो ये एक तरफ से सिनोनिम्स हो गए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए हमारा एक स्टूडेंट है आकाश, वो कमेंट कर रहा था एक वीडियो में कि भाई अब दीदी मैं पढ़ाई करूँ, आपने तो उसकी याद दिला दी मुझे, तो मैंने सोचा चलो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आकाश है, उसने खरीदा आईफोन। ठीक है, तो आकाश कौन हो गया यहाँ पे?
हु परचेज, कौन खरीदता है? या तो हम उसे बोलेंगे बायर या हम उसको बोलेंगे कस्टमर। बट उसने आईफोन अपने लिए नहीं लिया, उसने आईफोन लिया है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। तो उसको यूज़ कौन करेगा? उसको यूज़ कौन करेगा बताइए? यूज़ करेगी उसकी गर्लफ्रेंड। तो कंज्यूमर कौन हो गई? उसकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, और कंज्यूमर भी बोल सकते हैं और हम क्या बोल सकते हैं? यूज़र। चलिए समझ गए होंगे अब तो आप लोग, है ना? अब ज़्यादा छेड़ना मत आकाश को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 2 टॉपिक कवर कर लिए हमने, मीनिंग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम इतना मत्था पच्ची क्यों कर रहे हैं? क्यों चैप्टर ऐड कर रखा है? ये क्या ज़रूरी है? क्यों ज़रूरत है इसको पढ़ने की? तो चलिए देखते हैं हम। इसके 7 रीजंस हैं। ठीक है, 7 रीजंस है। मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है इसकी CM, C&M। अब यहाँ पे हमारे 3 C's हैं और 4 M है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कंज्यूमर का एक्शन और रिएक्शन समझने के लिए। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट को लेके, खरीदने के बाद, खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान, परचेजिंग करते टाइम, फोटोज देखते टाइम, ये सब करते टाइम कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, ये समझने के लिए हमें कंज्यूमर का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस समझने के लिए, कस्टमर क्या प्रेफर करता है, कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है खरीदना, उसे ब्लू कलर अट्रैक्ट करता है या रेड कलर अट्रैक्ट करता है, उसे बिग बॉक्सेस में अच्छा लगेगा प्रोडक्ट या स्मॉल पैक्स में अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना पड़ता है। अगला है कंज्यूमर नीड्स, पर्सनालिटीज़ एंड लाइफस्टाइल। ये हमें कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए भी पढ़ना पड़ता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हमें कंज्यूमर की नीड समझनी पड़ेगी, उसका पर्सनालिटी समझना पड़ेगा, उसकी लाइफस्टाइल को समझना पड़ेगा कि उसके लाइफस्टाइल में वो कैसे सेट हो पाएगा प्रोडक्ट, राइट। और है M से हो गया हमारे 4 M है। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स में हेल्प करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है, मार्केट सेगमेंटेशन में हेल्प करता है। और मार्केट जो है बड़ी डायनामिक है, तो हमें जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको अपडेट करना पड़ेगा और नए प्रोडक्ट्स लाते रहने पड़ेंगे अगर हमें मार्केट में रहना है, तो टिकना है। तो मार्केट में देखो, आपने भी देखा होगा कि आईफोन जो है क्यों टिका हुआ है। आईफोन 10 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, अब तो 16 भी आ गया। ठीक है, आईफोन 16 तक आ चुका है। तो इसे कहा जाता है अपडेशन। मार्केट इतनी डायनेमिक है, यू हैव टू गिव समथिंग न्यू टू द कस्टमर सो दैट यू कैन रिटेन दैट कस्टमर टू योरसेल्फ। आपको उस कस्टमर को रिटेन करना है, अपने पास रखना है, तो आपको कुछ ना कुछ नया लाना ही पड़ेगा। तो चलो मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ आपको। हेडिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेडिंग्स भी सही लिख के आ रहे हो, अंदर अपने आप बना के लिख के आ रहे हो, तो यू विल स्कोर गुड। तो प्लीज़ 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 हेडिंग्स याद करो। मैंने इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म बना के दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कस्टमर बिहेवियर इज 2 थिंग्स, C&M। C से कस्टमर को नीड्स को समझो, कस्टमर के रिएक्शन को समझो, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को समझो। ठीक है, M से हमारा मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट इज डायनामिक। ठीक है, इसलिए अपडेट और नए प्रोडक्ट्स को लाइए। तो चलो अब डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। नॉलेज ऑफ CB हेल्प्स टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? 4 P's याद है ना, चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हमने। द मैनेजमेंट कीप्स ऑन एक्सप्लोरिंग कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए परसुएट करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदे। वो एक स्पेसिफिक ब्रांड को क्यों खरीदता है, वो इसी दुकान से क्यों खरीदता है, वो एक प्रेफरेंस से दूसरे प्रेफरेंस पे क्यों जा रहा है, वो पहले लक्स खरीदा था अब डेटॉल क्यों खरीद रहा है। ठीक है, ये सब समझने के लिए हम कस्टमर को जानने के लिए करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें मार्केटिंग मिक्स में जो हमारे 4 पीस थे उसमें किस चीज़ में कितना ध्यान देना है। ठीक है, दीज फैक्ट गिव सिग्नल्स टू प्रोड्यूसर्स अबाउट मार्केटिंग मिक्स टू बी अरेंज फॉर देयर प्रोडक्ट एंड टू सर्व कंज्यूमर इन द बेटर मैनर। जब हम कंज्यूमर को समझेंगे ना, जितना आप किसी भी चीज़ को समझते हो ना, आप उसको और अच्छे से सर्व कर पाते हो। अगर आपको पता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आकाश जो हमने लिया था, उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गया, उसे पता है कि वो उसे मोमोज खिला देगा ना तो वो मान जाएगी। तो ये समझने के लिए आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसको मोमोज अच्छे लगते हैं या गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। ठीक है, वैसे ही होता है कंज्यूमर को भी आप लोग जान पाओगे कि भाई वो इस पर्टिकुलर शॉप से ज़्यादा खरीदता है, मॉल से कम खरीदता है। तो हम उस पर्टिकुलर शॉप में हमारे प्रोडक्ट्स रखवाएंगे। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम कस्टमर की स्टडी करेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। उसमें भी कंज्यूमर बिहेवियर बहुत हेल्प करता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, तभी हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? सक्सेसफुल होंगी और हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉलेज ऑफ द कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर कैन सर्व एज अ ग्रेट हेल्प टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू अचीव गोल्स ऑफ द फर्म। हम वैसी ही स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, वैसी ही स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो स्ट्रैटेजीज क्या करेंगी? फर्म के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगी। अगला है मार्केट सेगमेंटेशन।
अगर आप मार्केट सेगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि आपके कस्टमर कौन से हैं, आपकी मार्केट कौन सी है, तो उसके लिए बेस्ट है आप कंज्यूमर को समझो और उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लो कि भाई हम इन कस्टमर्स को फोकस करेंगे, इन कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू क्लासीफाई मार्केट सेगमेंट्स टू मार्केट द प्रोडक्ट इफेक्टिवली। हमें पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर एज के बेसिस में मार्केट का सेगमेंटेशन किया हमने, तो हमें पता है कि कस्टमर जो हमारा किड है, हमने टारगेट किया 3 से 8 साल के बच्चे कि उनको चॉकलेट्स चाहिए और ऐसी चॉकलेट्स चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो हम फोकस करेंगे कि किड कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट पे, किड को क्या क्या चाहिए, किड को ट्राई कर। आजकल तो देखो आपने वो देखा होगा किंडर जॉय आ रहा है, पागल हो रखे हैं सब उसके पीछे। तो उन्होंने जो है बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट कर लिया। अब जैसे आप देखोगे वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो कंपनीज क्या कर रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग कर रही हैं। वो हार्ट शेप, अभी वो फोकस कर रही हैं कपल्स के ऊपर, तो वो हार्ट शेप वाली चॉकलेट्स आ रही है डेयरी मिल्क की, आपने देखा होगा कि उसमें से हार्ट पॉप अप हो जाता है। तो ऐसे होती है मार्केटिंग। तो हमें मार्केट सेगमेंटेशन समझना है यहाँ पे। तो अभी मार्केट सेगमेंट कौन सा है उनका, कपल्स, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू क्लासीफाई मार्केट सेगमेंट टू मार्केट द प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया हुआ है, एल आई सी के ना बहुत सारे इंश्योरेंस कवर आते हैं, तो वो अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स होती हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग बनाए इन्होंने। जैसे जीवन सुरक्षा बनाया है, फिनेंशियल सिक्योरिटी जिसको चाहिए, और एक बनाया है आशादीप सेकंड, मेडिकल कवर्स के लिए जिनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एक बनाया है जीवन श्री, टू रिटेन की इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बनाया है जीवन सुरभि, मनी बैक विद राइजिंग इंश्योरेंस कवर। एक बनाया है जीवन मित्र, डबल बेनिफिट्स एंडोनमेंट प्लान। एक बनाया है मनी बैक, जितने पैसे लगाओगे उतने ही आपको वापस मिल जाएंगे। एक है बीमा किरण, फॉर लो कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कवर। ठीक है, ये सिर्फ अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड्स है। किसी को अपनी हेल्थ इंश्योर करानी है, किसी को ऐसा है कि भाई आज मुझसे 10 लाख रुपए ले ले, जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे 5,000 रुपये महीना मिलते रहने चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं मनी बैक कवर। इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली कैश फ्लो आता रहता है। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ पेंशन, हम अपने लिए खुद पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ इंश्योरेंस कवर। ठीक है, चलो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट सेगमेंट, जैसे उन्होंने अलग अलग लोगों को समझा और अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए। उसके बाद है हमारा मार्केट कैसी है हमारी, डायनामिक। तो मार्केट में रहने के लिए हमें टू रिमेन अपडेटेड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट एट फास्टर पेस। हमें मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। स्टडिंग सीबीज इम्पेरेटिव टू गेट टू नो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन एंड एड्रेस देम क्विकली। अब कस्टमर को अगर हम स्टडी करते रहेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई पहले उसको ये चाहिए था, उसको ये चाहिए, अब उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, उसके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो हमारे पास रहे, इसलिए हमें अपडेट रहने की ज़रूरत रहती है। स्टडिंग सीबीज इम्पेरेटिव टू गेट टू नो कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या कैसे हम उसको क्विकली एड्रेस करें। ठीक है, दस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट बिफोर प्रोडक्शन इज एसेंशियल टू डिलीवर द डिजायर्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड डिलाइट बाय ब्रिंगिंग प्रोडक्ट टू द मार्केट एट फास्टर पेस। हमें क्या यहाँ पे करना है, टारगेट मार्केट को समझना है, आइडेंटिफाई करनी है कि हमें किस प्रोडक्ट को किधर बेचना है, और जल्दी से जल्दी हम कैसे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे पाएँ और मार्केट में अपनी जगह बना पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू एंश्योर, नेक्स्ट देखते हैं, टू असेस कंज्यूमर्स एक्शंस और रिएक्शन। अब कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा, देखो हम कुछ भी खरीद रहे हैं, हम उस पर पैसे लगा रहे हैं, हम उस पर टाइम लगा रहे हैं, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो कस्टमर कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कंज्यूमर क्या कहता है कि भाई मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे उस पैसों के लिए आप उतना अच्छा प्रोडक्ट भी दो। कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि हमें सारे के सारे सुपीरियर फीचर्स मिल जाएं कम प्राइस में। हम सोचते हैं हमें आईफोन मिल जाए 3,000 रुपये में, पर नहीं मिल सकता ना। तो कंज्यूमर के लिए मार्केटर क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाते रहते हैं जिससे वो सुपीरियर फीचर्स प्रोवाइड करा पाएँ अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे ना कैसे करके कंज्यूमर को समझना है। ठीक है, द कंज्यूमर सीक्स वैल्यू फॉर मनी, कंज्यूमर मांगता है वैल्यू फॉर मनी। ही वांट्स टू पे फ्यूअर प्राइसेस बट एक्सपेक्ट सुपीरियर फीचर इन द प्रोडक्ट। ये तो सबका ही है, सबको महंगा लगता है, चीज़ भी चाहिए अच्छी बढ़िया, बट पैसे देने 200 रुपये, तो ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बट मार्केटर ट्राई करता है कि कस्टमर को वो बेस्ट प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा पाए। ये तभी कर पाएगा जब वो कस्टमर की क्या करेगा, एक्शन और रिएक्शन को स्टडी करेगा। नेक्स्ट इज टू मीट डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। देखो जो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, कस्टमर के पास ना पहले से ज़्यादा चॉइसेस है। पहले एक ही चीज़ हुआ करती थी, वो उसको सोचने को नहीं मिलता था कि कौन सी लूँ। अब वो सोचता है खरीदने से पहले कि मैं कौन सी खरीदूँ। पहले देखो कार्स होती नहीं थी, एक ही कार है मान लो, वही चलती है। बट अब देखो अगर हम कार खरीदने जाएँ तो हमारे पास होंडा हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, BMW हो गई, हमारे प्रेफरेंसेस होंगे। हम
प्रेफर करते हैं कि भाई मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं BMW से ज़्यादा मुझे मर्सिडीज़ पसंद है। कोई और मेरा फ्रेंड हो सकता है उसको होंडा ही पसंद है, एक हो सकता है जिसको होंडा पसंद हो, जिसको टाटा पसंद हो, टाटा पंच पसंद हो। तो एवरी कस्टमर हैज़ डिफरेंट प्रेफरेंसेस और हर प्रेफरेंस के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो वो समझने के लिए, वो प्रेफरेंस को हम समझ पाएँ, मीट कर पाएँ, उसके लिए हमें कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कस्टमर की जो नीड्स हैं और पर्सनैलिटी है और लाइफस्टाइल है, उसको हम एड्रेस कर पाएँ। कैसे ना कैसे करके हम उसको वो चीज़ दे पाएँ जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसकी पर्सनैलिटी को मैच करे, उसके लाइफस्टाइल को मैच करे। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफर डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स to reflect their special needs, personalities and lifestyle. The study of CB helps to satisfy such special needs. हर कस्टमर की ना अपनी एक स्पेशल नीड होती है, तो अगर हम उन स्पेशल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो हम मार्केट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ओनिडा 21 वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट वॉज एडवर्टाइज ऑन टीवी फॉर एलाइट क्लासेस। ठीक है, उन्होंने टारगेट कर लिया कि हम भाई एलाइट क्लासेस, उनकी पर्सनैलिटी को देखो। पहले क्या होता था, आईफोन लोग यूज़ करने से ज़्यादा ना शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते थे। पहले आईफोन, जैसे आजकल तो भाई बहुत रेयरली ऐसा बंदा होता है जिसके पास आईफोन ना हो, ना तो अब तो बहुत ज़्यादा लोग आईफोन यूज़ करते हैं। पहले ऐसे होता था, बहुत रेयरली ही किसी के पास आईफोन शो ऑफ करने के लिए भी यूज़ करता था। वो आईफोन अपना स्टेटस शो ऑफ करने के लिए भी यूज़ करता था। ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी को दिखाना चाहता था, अपने लाइफस्टाइल को दिखाना चाहता था। उसकी स्पेशल नीड यही थी भाई, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो सबके पास नहीं है वो मेरे पास हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैगी ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, अपने कैचअप को, मैगी ने इंट्रोड्यूस करा अपने कैचअप को विद एम्फोसिस ऑन इट्स डिफरेंट, कि ये दूसरों से हटके है। जो स्पेशल नीड्स होती है ना कस्टमर्स की, कुछ उनको सेटिस्फाई तभी कर पाएंगे जब हम समझ पाएंगे कि इसको दिखाना है कि भाई ये महंगा है, ये अलग है। ठीक है, उसके बाद चलिए हमने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या थे हमारे पॉइंट्स, क्या क्या थे, सी और एम। क्यों पढ़ना है हमें कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि सीएम है। सीएम क्या है, सबसे पहले हमें कस्टमर के एक्शन रिएक्शन समझने हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस समझनी है, कस्टमर की नीड्स, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल को समझना है। एम से क्या है, मार्केटिंग मिक्स बनाना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, मार्केट सेगमेंट करनी है, मार्केट डायनेमिक है तो प्रोडक्ट को अपडेट और नए प्रोडक्ट्स को लाने की जरूरत है। ठीक है, इंपॉर्टेंस हो गई, 7 पॉइंट्स है, सी एम सी एम सी एम, याद कर लो भाई, पेपर आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कस्टमर जब खरीदता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आप अगर कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या क्या इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ब्रॉडली देखें तो 3 चीज़ें हैं, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ब्रॉडली देखें तो 3 चीज़ें हैं, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर और हमारा हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपका रिलीजन क्या है, आपका कस्टम्स क्या है। ठीक है, और सोशल फैक्टर्स में आपकी फैमिली आ जाती है, आपके आसपास के लोग आ जाते हैं, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आप क्या कितने पढ़े लिखे हो, आपके बारे में आ जाता है सब, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, वो हो जाता है सोशल फैक्टर। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आप कितने मोटिवेटेड हो, क्या आपका नज़रिया है, कि कितना आपने लर्न किया हुआ है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो हो जाएगा आपका पर्सनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एक जो आप अपने कल्चर से लेके आए हो, जो आप देख के बड़े हुए हो, जो चीज़ें आपने अपने रिलीजन में देखी है, अपने कस्टम में देखी है, आप वैल्यू करते हो, बिलीव करते हो बचपन से ही, अगर आपके अकॉर्डिंग ये सही है तो ये सही है क्योंकि ये आपके घर में चलता हुआ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, और एक होता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आप क्या हो, आपकी फैमिली कौन है, आपका रेफरेंस ग्रुप कौन है, आपका स्टेटस क्या है, आपका रोल्स क्या है। सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मम्मी भी है, दीदी भी है, बुआ भी है, चाची भी है, ये अलग अलग रोल्स होते हैं आपके। ठीक है, और एक हो गया एजुकेशन। एजुकेशन हो गया आपका आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, वो आ जाएगा सोशल में। साइकोलॉजिकल इज आप सोचते कैसे हो। ठीक है, आप कितने मोटिवेटेड हो, आपका नज़रिया क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, दैट टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल। ब्रॉडली 3 फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला कल्चरल, सेकंड सोशल, थर्ड इज साइकोलॉजिकल। क्या ये तीनों इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं? ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है, बाइंग प्रोसेस में मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, क्या क्या है, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मैं पागल नहीं हूँ, 3 बार बोलती हूँ, आप सबको याद हो जाए इसलिए बार बार बोलती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप हमारा। सबसे पहले है कल्चरल फैक्टर। इसमें आ जाती हैं 4 चीज़ें, याद करना ही MCQ आ सकते हैं। वैल्यू, बिलीव्स, रिलीजन, कस्टम्स। वैल्यू, बिलीफ, रिलीजन, कस्टम्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप मानो चाहे मत मानो। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ जाट फैमिली, देन आप
मक्खन ज़्यादा खाते हो, ये आप घर से लाते हो जो चीज़ें अपने, ठीक है, आपकी हरियाणवी निकलेगी मुंह से, ये आपका कल्चरल फैक्टर है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चीज़ें आप देख कर बड़े हुए हो, जिस रिलीजन से आप हो, जैसे देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ही ले लो, तो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है, नॉर्थ वालों की अलग बिलीफ है, अलग कस्टम्स हैं, हमारे अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है, हम सोचते अलग हैं और जैसे हिंदू हैं वो टोटली अलग है, मुस्लिम्स हैं वो टोटली अलग है। मुस्लिम्स थॉट कि भाई अपनी फैमिली में ही अपने कज़न से ही शादी करनी चाहिए, और हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें कहते हैं भाई बहन से तो शादी हो ही नहीं सकती। तो दिस मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन कंज्यूमर्स रिएक्शन टू द थिंग्स, कि कस्टमर कैसे बिहेव करेगा उस चीज़ को लेके। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू, बिलीव्स, रिलीजन, कस्टम्स, ठीक है। कल्चरल फैक्टर में 4 चीज़ें आएंगी, क्या आएंगी? वैल्यू, बिलीव्स, कस्टम्स एंड रिलीजन। याद हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज in a society, the cultural study can be made by overviewing religion, custom, language, traditional arts, work pattern of the people. Culture is perspective, socially shared, facilitator of communication, subjective and cumulative and dynamic. देखो ये होता है ना, जैसे हम सिंधी है, हमारे में ये है कि भाई हम भी प्रेफर कि हम सुबह नाश्ते में चाय कोकी लेंगे या दाल पकवान लेंगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। जैसे सिंधियों में पापड़ बहुत खाते हैं, तो ये हमारे कल्चर से आ रहा है कि हम पापड़ बहुत खाते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा फैक्टर हो जाएगा? कल्चरल फैक्टर। जब हम मार्केट में जा रहे हैं और हमारे को पापड़ दिख रहा है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी है कि हम पापड़ खाते हैं, हमारे पापड़ ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। थिंकिंग पैटर्न्स आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब भाई मेरे दादा भी पापड़ खाते थे, मेरे पापा भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो ये सदियों से चलता आ रहा है। वी ईट वेरी मच पापड़, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। These factors make an important basis for market segmentation, product development, advertising, etc. अब देखो जो कंपनी पापड़ बेचना चाह रही है वो किसको टारगेट करेगी? वो सिंधीज को टारगेट करेगी, भाई सिंधीज पापड़ खाते हैं, तो मार्केट सेगमेंट करते टाइम दे विल टेक पीपल हु आर सिंधीज, राइट, और सिंधीज का टेस्ट समझेंगे, उसके हिसाब से फिर एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। दैट्स कॉल्ड कल्चरल फैक्टर पे फोकस करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देख रहे होगे कि मार्केट सेगमेंटेशन में भी हेल्प कर सकता है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, राइट। द कंजम्पशन हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, फूड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा सिग्नल द प्रोड्यूसर अबाउट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड सप्लाइड इन द मार्केट। वही बोला मैंने, कंजम्पशन हैबिट्स को समझो, खाने में क्या खाते हैं, डांस कौन सा पसंद करते हैं, और क्या प्रेफर करते हैं, तीखा प्रेफर करते हैं, मीठा प्रेफर करते हैं। अब आप गुजरात, अहमदाबाद साइड जाओगे ना, वहाँ लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है, वो लोग स्पाइसी नहीं खाते। और आप दिल्ली वाली साइड आ जाओ, यहाँ पे लोगों को तीखा तीखा ही चाहिए। हरियाणा साइड चले जाओ, वहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे मक्खन, दूध, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इंटेक है। पंजाब में भी डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इंटेक है, उनको पराठे के साथ लस्सी का ग्लास चाहिए ही चाहिए। तो इट कम्स फ्रॉम फैमिली, समवेयर समहाउ इट कम्स फ्रॉम जो जनरेशन से चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है जो चीज़ें। दैट्स माई कल्चर, दैट्स कॉल्ड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली अ सब कल्चर कंसिस्टिंग ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल और जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ कंज्यूमर ग्रुप इंडिकेट्स अ यूनिक डिमांड पैटर्न इन कंजम्पशन बिहेवियर। जो कंजम्पशन बिहेवियर होता है ना, कि क्या इंटेक करेगा कोई पर्सन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो कहाँ रहता है, इन सब से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल है नॉर्थ इंडिया, वहाँ के लोग ना चपाती ज़्यादा खाते हैं, बट साउथ इंडिया वाले राइस ज़्यादा खाते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन एरिया एज वेल, जियोग्राफिकल भी इम्पैक्ट आता है। इन एनी सोसाइटी, social class of individual families with similar values, interests, behavior creates almost identical demands and patterns. ये कहना चाह रहे हैं जो सेम सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको भी हमारा एग्जांपल दिया, हम सिंधी हैं, तो 10 में से 9 सिंधीज को पापड़ पसंद आ जाएंगे, 10 में से 9 सिंधीज को कोकी अच्छी लगती होगी, 10 में से 8 सिंधियों के घर में, इट डिपेंड्स। अब पंजाबीज है ना, तो 10 में से 8 पंजाबी पराठे और ब्रेकफास्ट में, तो दे, इसे कहा जाता है कि सोशल क्लास ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज के सिमिलर वैल्यूज, इंटरेस्ट और बिहेवियर हो सकता है। इससे हम आइडेंटिकल डिमांड पैटर्न को जान सकते हैं कि भाई इस चीज़ की डिमांड आ रही है। यहाँ अपने दिल्ली में क्या है, जैसे दिल्ली में मोमोज बहुत खा रहे हैं लोग, तो हमें पता चल रहा है भाई मोमोज की डिमांड आ रही है, मोमोज से फोकस किया है। पिज्ज़ा हट वालों ने भी अपने मेन्यू में मोमोज पिज्ज़ा कुछ ऐसा कुछ ऐड किया, बिकॉज मोमोज की डिमांड है भाई, आजकल लोग मोमोज ज़्यादा खा रहे हैं। चलिए, याद हुआ कुछ? कल्चरल फैक्टर्स में 4 चीज़ें आएंगी, क्या क्या? वैल्यू, बिलीफ, रिलीजन, कस्टम्स। वैल्यू, बिलीफ, रिलीजन, कस्टम, ठीक है। उसके बाद आ गया सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आएगा फैमिली। देखो यहाँ ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा सकती हूँ। सोशल फैक्टर में आप ऐसे सोचो कि आपको किसी की शादी करानी है, आपके भाई की, आपकी बहन की,
ठीक है। तो सबसे पहले घर वाले क्या देखते हैं, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, ठीक है। घर वाले क्या देखते हैं, क्योंकि यार प्यार तो अंधा होता है ना, वो तो कुछ देखता ही नहीं है। बट अरेंज मैरिज में फैमिली, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो 10 चीज़ें देखते हैं। तो 10 में से 8 तो यहाँ मेंशन हो ही जाएंगी। सबसे पहले वो देखते हैं कि उसकी फैमिली कौन सी है, लड़का किस फैमिली से है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी सोशल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, इट्स रोल एंड स्टेटस इन द सोसाइटी एंड इट्स रेफरेंस ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है किस फैमिली का है, फैमिली की कंडीशन क्या है, सोसाइटी में कैसा नाम है उसका, उसके वो कैसे लोगों में रहता है, रेफरेंस ग्रुप कैसा है, ठीक है। हाई इनकम वाले लोग, हाई परचेजिंग पावर है, तो वो स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और अमीर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं इससे कम की गाड़ी तो खरीद ही नहीं सकता, मेरे स्टेटस ही नहीं है, मुझे तो आईफोन ही लेना है, मैं नहीं यूज़ करता भाई एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है, ऐसे होता है। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव चाहिए उन्हें सब कुछ, मॉल से खरीदेंगे, एक्सपेंसिव मार्केट से खरीदेंगे, क्योंकि पैसा बहुत है भाई, उड़ाएंगे ना, ठीक है। ऑन दिस कॉन्ट्रेरी, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, मिडिल और लोअर क्लासेस से करते हैं, तो भाई हम प्रेफर करते हैं कि हम सरोजनी से जाके कपड़े खरीद के आएं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि भाई हम तो जाके सरोजनी से खरीदेंगे, हम नहीं खरीदते ब्रांडेड स्टैंडर्ड, जितने में एक ब्रांडेड जैकेट आएगी ना, उतने में तो मैं सरोजनी से अपने पूरे सर्दियों की शॉपिंग कराऊंगी, है ना लड़कियों, ऐसे करते हो नहीं करते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल। मैं आप लोगों को लोअर क्लास नहीं बोल रही हूँ, मिडिल क्लास तो हम है ही सारे, है ना। ये नज़रिया होता है, ठीक है, ये थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले हम पैसों पे डिपेंड करें तो पैसे अगर किसी के पास ज़्यादा है, हाई परचेजिंग पावर है, तो वो स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है, वो चीज़ें खरीदने लग जाता है कि भाई मेरे स्टेटस से ये मैच होता है, मैं यही खरीदूंगा, महंगा ही खरीदूंगा, ब्रांडेड ही खरीदूंगा, ठीक है। और जो हमारे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं ऑर्डिनरी मार्केट से खरीदते हैं, नॉट सो एक्सपेंसिव मार्केट, जहाँ पे उनको डिसेंट सी चीज़ें मिल जाए। ऐसे ही अगर हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन की अलग डिमांड है, रूरल पॉपुलेशन की अलग डिमांड है। अगर कोई मतलब गांव में रह रहा है तो उसको अलग चीज़ें पसंद आती हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन एरिया में रहता है, उनको अलग पसंद आता है, दिल्ली वालों को अलग पसंद आएगा, राजस्थान वालों को अलग पसंद आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि वो किस जगह में रहते हैं, कैसे रहते हैं, अर्बन एरिया या रूरल एरिया, ठीक है। फैमिली, फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फैमिली। फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस फैमिली का रोल क्या है सोसाइटी में, और उस फैमिली का रेफरेंस ग्रुप कौन सा है, कैसे लोगों में रहते हैं वो लोग। नेक्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। अब फैमिली के बाद आते हैं लड़के के, हम देखेंगे कौन दोस्त है उसके, कैसे लोगों में रहता है, रेफरेंस ग्रुप कैसा है, ऑफिस में किन लोगों के साथ रहता है, घर में कह रही हूँ, ऑफिस में कैसे लोगों के साथ रहता है, उसके दोस्त कौन है, उसकी ज़्यादा लड़कियां दोस्त तो नहीं है ना। टू और मोर पीपल रियलाइजिंग कॉमन गोल्स, ग्रुप वैल्यूज, एटीट्यूज एंड बिहेवियर। देखो हमारी फ्रेंडशिप और रेफरेंस ग्रुप हमारा तभी बनता है जब हमारे कुछ ना कुछ कॉमन गोल्स हो, कॉमन डिमांड्स हो। जैसे देखो दोस्ती हमारी उसी से होती है जैसे हमारी कुछ सिमिलैरिटीज हो, कुछ कॉमन हो, कॉमन एटीट्यूड हो या कॉमन बिहेवियर हो। फ्रेंड्स और अदर पीपल विद हुम वन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कंस्टिट्यूट अ रेफरेंस ग्रुप। फ्रेंड और ऐसा कोई भी इंसान जिसके साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यार इसके साथ मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। परचेज करते टाइम सच रेफरेंस ग्रुप प्ले अ वेरी वाइटल रोल एज रिकमेंडेशंस आर मेड बाय ग्रुप मेंबर्स हु मे ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो आपने सोचा कि यार मुझे नया फ़ोन लेना है, चल मैं अपनी इस फ्रेंड को कॉल करता हूँ या उस फ्रेंड को कॉल करता हूँ, इसको बड़ी नॉलेज है। आपने 4-5 लोगों को कॉल किया, उनसे पूछा, उन्होंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, रिकमेंड किया कि भाई ये वाला ले ले, भाई वो वाला ले ले। तो ये आपका रेफरेंस ग्रुप कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करता है डिसीजन लेते टाइम। और जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि भाई ये नहीं लेना, तेरे पे नहीं अच्छा लगेगा, ये वाला टॉप ले, ये वाला कर ले, ये वाला वो ले, ये वाला वो ले, ये नहीं लेना, ये बिल्कुल नहीं लेना। आप उसकी बातों से कहीं ना कहीं, उसकी रिकमेंडेशन से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हो, तो आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इससे भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। मार्केटर समटाइम यूज द रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस बाय सजेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट दैट अ स्पेसिफिक रेफरेंस ग्रुप बाइज दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट इज हाईली सेटिस्फाइड। अपने ये रेफरेंस ग्रुप में मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट होता है इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल आ रहे हैं, ठीक है, हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे मुझे आशी खन्ना पसंद है, तो वो जहाँ से कपड़े ले रही है मैं वहीं से जाके लूँगी, वो जहाँ से लिपस्टिक ले रही है, वो जो उनसे लिपस्टिक लगा रही है मैं वही वाली लिपस्टिक लगाऊंगी। तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के ग्रुप से। हमें कस्टमर्स को अगर समझना है, कस्टमर के बिहेवियर को, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई वो कौन से रेफरेंस ग्रुप को फॉलो करते हैं, कौन उसके दोस्त हैं, कौन उसके फॉलोअर्स में है, कौन कौन लोग हैं जो इसके ओपिनियन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। The group member who provide information about a specific sphere that interest member of a group is called opinion leader. जो आपके ओपिनियन को इम्पैक्ट कर देना उसको बोला जाएगा ओपिनियन लीडर, ठीक है। और जिस ग्रुप में जो पर्सन स्पेसिफिक स्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है
वो हो जाता है इन्फ्लुएंसर, वो हो जाता है ओपिनियन लीडर। जैसे कि इन्फ्लुएंसर है, उसने एक प्रोडक्ट ले लिया और उसके बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन दी कि इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स है और इससे ये फ़ायदा होता है, ये नुकसान होता है। तो आपका भी कहीं ना कहीं उसने एक ओपिनियन बना दिया, वो ओपिनियन लीडर हो गई यहाँ पे। उसने आप सबके दिमाग में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक पिक्चर बना दी, उसे बोला जाता है ओपिनियन लीडर। उसने क्या किया है आप लोगों के साथ? उसने किया है, एक ग्रुप मेंबर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी और अबाउट स्पेसिफिक स्फेयर, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप सबको इन्फॉर्मेशन दी, जिससे क्या हुआ, जो ग्रुप था उसके मेंबर्स के इंटरेस्ट को उसने इम्पैक्ट कर दिया और उससे वो बन गई ओपिनियन लीडर। जिस बंदे के अंदर दम है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके मेंबर्स के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसको बोला जाता है ओपिनियन लीडर। ठीक है, या तो इन्फ्लुएंसर लिखना चाहिए था। ठीक है, द ओपिनियन लीडर कैन एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस व्हेन कस्टमर हैव हाई प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट बट लो प्रोडक्ट नॉलेज। देखो ओपिनियन लीडर ना, देखो जिस बंदे को ऑलरेडी पता है एक प्रोडक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल लड़कियों को बहुत नॉलेज होती है, ठीक है, एक लिपस्टिक लेनी है, एक लड़की ने ऑलरेडी पूरा R&D कर रखा है, उसको ऑलरेडी पता है वो प्रोडक्ट कैसा है। तो जो इन्फ्लुएंसर आके उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही है कि ये प्रोडक्ट में ये है, इससे ये फायदा होता है, तो जिसको ऑलरेडी नॉलेज है ना, उसको वो अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती, उसको वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको ऑलरेडी नॉलेज है। ठीक है, ऑलरेडी उसका वो प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका हो रखा है, वो प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी सारी चीज़ें जानती है। तो वो किन लोगों को टारगेट कर पाएगी? जिनके पास प्रोडक्ट की क्या हो, कम नॉलेज हो और हाई प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, द ओपिनियन लीडर कैन एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, किन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगी? वो कंज्यूमर जिनके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है और प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट हाई है। मतलब लिपस्टिक्स खरीदते हैं पर नॉलेज नहीं है कुछ भी, कैसी होती है, कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो वो जाके दूसरों से पूछते हैं कि भाई कौन सी अच्छी है, वो बताता है, फिर वो लेता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है स्टेटस, कि अमीर है या गरीब है, रोल्स क्या हैं, स्टेटस क्या है। इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत सारे रोल्स होते हैं। ठीक है, दे हैव डिफरेंट ड्यूटीज एट देयर वर्क प्लेस एज कम्पेयर टू ड्यूटीज दे आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल एट होम। घर पे आपकी अलग ड्यूटीज़ हैं, स्कूल में आपकी अलग ड्यूटीज़ हैं, ऑफिस में आपकी अलग ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये होता है कि हर पर्सन को बहुत सारी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। जैसे एक स्टूडेंट ले लें हम, एक 8 साल का बच्चा ले लें, तो घर पे तो वो बच्चा है, अपनी दादी का वो पोता है, मम्मी का वो बेटा है, पापा का वो बेटा है, भाई का वो बहन है, और मतलब बहन का तो वो भाई है बच्चा। ठीक है, और स्कूल में क्या है, वो टीचर्स के लिए स्टूडेंट है। तो ये डिफरेंस आता है, आप सबके लिए, आप सबकी लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले करते हो। अपनी फ्रेंड के लिए आप फ्रेंड हो, तो जब रोल्स अलग अलग होते हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी अलग अलग होती हैं, हमारा स्टेटस भी अलग होता है। ठीक है, तो कस्टमर के बारे में ये समझना, ये सारी चीज़ें जब पर्सन्स होते हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती है कि उनके रोल और स्टेटस क्या है। जब पापा कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो वो 10 चीज़ें सोचते हैं खरीदने से पहले, क्योंकि वो पापा है। ठीक है, रोल इम्पैक्ट द डिसीजंस। रोल एंड स्टेटस helps marketer to prepare their products, market them not only as per customers' requirement, but keeping in view the status those individual enjoy, so that customers are targeted at the right place. अब जैसे आजकल पता है क्या हुआ है, जो हमारी वर्किंग वुमेन है उनके पास टाइम कम है और कपड़े धोने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो उनके लिए बनाई गई हैं फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन्स, कि उनका टाइम सेव हो जाए और ऑटोमेटिकली काम हो जाए। ठीक है, उसमें मेहनत भी कम लगती है, एफर्ट्स कम लगते हैं और टाइम सेव हो जाएगा उनका, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा कपड़े धोने का। तो अगर हमें फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स की मार्केटिंग करनी है तो हम किसको टारगेट करेंगे? वर्किंग वुमेन को। हमें उनका रोल्स देखने हैं, उनके स्टेटस को समझना है कुछ भी मार्केट करने से पहले। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़, एज और लाइफ साइकिल। एज में देखो, एज बहुत इम्पैक्ट करती है। अगर हम बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं? हम बेच सकते हैं मेडिसिन, दवाइयाँ, हेल्दी फूड, वॉकिंग स्टिक, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई यंग है, 18-19 साल का लड़का है या लड़की है, तो हम उसको क्या देंगे? वो ट्रेंडी क्लोथ्स खरीदेगा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ लाइक जिम एंड स्पास, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, उनको अच्छा दिखना है, अच्छा स्मेल करना है और उनको ट्रेंडी क्लोथ्स पहनने हैं, जिम जाना है, स्पा करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करता है। एज से पता चलता है कि कस्टमर क्या डिमांड करेगा। नो ओल्ड एज पर्सन विल आस्क फॉर ट्रेंडी क्लोथ्स, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि खरीदते नहीं है भाई, कुछ होते हैं बुढ़े लोग जो हमेशा जवान है, दिल से जवान है। तो एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे हम। मोस्टली लोग जो इस एज में, देखो बूढ़े लोगों को ही ज़्यादा दवाइयाँ चाहिए। यंग एज पीपल तो अवॉइड करते हैं कि हम मेडिसिन ना खाएं, ऐसे ही ठीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में उतनी जान है अभी। उसके बाद देखेंगे हम एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। जितना पढ़ा लिखा इंसान है, अब जिस पर्सन को हेल्थ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, तो जो मेडिकल लाइन में है वो हेल्दी प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेगा, वो मैदा अवॉइड करेगा। बट जो हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हमें नहीं है इतनी नॉलेज कि भाई
क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, किस प्रोडक्ट में क्या है, तो हम अलग चीज़ें खरीद लेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो वो अलग चीज़ें खरीदेगा। इट डिपेंड्स ऑन आपको कितनी नॉलेज है, द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो डिसाइड कंज्यूमर हिज और हर कंजम्पशन बिहेवियर। अब ये मैंने आपको बताया, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है, और एक मैं हूँ जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे फाइनेंस की नॉलेज है। अगर मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा समझ आएगा आपसे। ठीक है, ये मेरी एजुकेशन और मेरे ऑक्यूपेशन से मेरा डिसीजन अलग होगा, आपका डिसीजन अलग होगा। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन, भाई जेब में कितना पैसा है। इट डिपेंड्स कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या आपको डिसेंट प्रोडक्ट्स चाहिए, नॉट सो एक्सपेंसिव अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ठीक है, जो अमीर लोग हैं वो एक्सपेंसिव एंड ट्रेंडी गुड्स खरीदते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं हमारे जैसे वो सिंपल और रिलेटिवली चीपर गुड्स खरीदते हैं। अब नेक्स्ट है लाइफस्टाइल, कैसा आप लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो। लाइफस्टाइल सबका अलग होता है, बट लाइफस्टाइल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियन एंड डेमोग्राफिक्स। आप कहाँ रह रहे हो, आपका ओपिनियन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, ये सारी चीज़ें समझ के आपका लाइफस्टाइल समझा जा सकता है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप वेकेशंस पे कहाँ जाना प्रेफर करते हो, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, शॉपिंग क्या क्या करते हो, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आ जाता है लाइफस्टाइल में यार। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप काम क्या करते हो, आपके इंटरेस्ट कहाँ हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हो, ज़्यादा लोगों में रहना पसंद है या नहीं पसंद है, वेकेशंस पे कहाँ जाते हो, पहाड़ों में जाते हो या बीच पे जाते हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जान सकता है कोई भी पर्सन आपसे बात करके, अगर आपको स्टडी करेगा तो। आप कंज्यूमर्स हो। पीपल इंटरेस्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रेफरेंसेस ऑफ फूड, फैशन, रिक्रिएशन, मीडिया चॉइसेस एक्सेट्रा। अब किसी भी पर्सन को जानना है तो आप उसके खाने का देखो, वो क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, और उसको जिम जाना पसंद है या नहीं पसंद है, उसको क्या चीज़ें पसंद है, योगा प्रेफर करता है या क्या प्रेफर करता है। दिस डिपेंड्स ऑन देयर लाइफस्टाइल, इससे उनका एक लाइफस्टाइल बनता है, राइट। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया। सोशल फैक्टर्स देखो खत्म भी हो गए, कितने थे, 7 थे। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे हम। मान लो आपके घर में आपके भाई के लिए लड़की देखी जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लड़का देखेंगे ऑब्वियसली। लड़की लड़की आपके भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे लड़की में, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो भाई वो किस फैमिली से आ रही है, उसके रेफरेंस पीपल कौन है, मतलब उसके दोस्त यार कौन है, कैसे लोगों में रहती है। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखेंगे उसकी एज क्या है। ठीक है, उसका रोल और स्टेटस क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं। ठीक है, उसका रोल और स्टेटस देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या काम करती है, क्या जॉब करती है, फिर उसकी फैमिली जो है वो अमीर है या गरीब है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, राइट। फिर हम उसका देखेंगे उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्या क्या हो गई, सबसे पहले हमने देख लिया उसकी फैमिली कैसी है, फिर हमने देख लिया उसका रेफरेंस ग्रुप क्या है, फिर हमने उसकी एज देख ली, फिर हमने उसकी एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन देख ली, फिर हमने उसका लाइफस्टाइल देख लिया, फिर हमने उसकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन देख ली। ठीक है, हो गए हमारे सारे पॉइंट्स याद, 7 पॉइंट्स है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसे। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर इज हाउ यू थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट, आप कैसे सोचते हो। ठीक है, टू इफेक्टिवली मार्केट अ प्रोडक्ट, मार्केटर नीड्स टू गो टू अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे सोचता है, मार्केटर को ये समझना पड़ेगा। जब अगर उसे अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मार्केट करता है, क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ कंज्यूमर पे जाना पड़ेगा कि कस्टमर कैसे सोचेगा, वो समझना है उसे, अगर वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता है इफेक्टिवली। तो कंज्यूमर की थिंकिंग जो अगर वो स्टडी करता है, उससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं कि कंज्यूमर कैसे सोचता है, कैसा फील करता है, उसके रीज़न क्या है, कैसे रिएक्ट करेगा डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और सिलेक्ट करेगा बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। बहुत सारी ब्रांड्स है, उसमें से वो कौन सी ब्रांड चूज़ करेगा, कस्टमर के उस लेवल पे उसकी तरह सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके अलावा हमें पता चल जाएगा कि शॉपिंग करते टाइम कस्टमर कैसे बिहेव करता है, द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज वाइल इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड, कस्टमर को कितनी नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो कैसे उस नॉलेज को प्रोसेस करता है डिसीजन लेते टाइम, उसको खरीदने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ मैं। ठीक है, हाउ कैन मार्केटर अडेप्ट एंड इम्प्रूव देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू मेक, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमें ये समझना है कि कस्टमर कैसे सोचता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम ये सोच पाए ना कि कस्टमर कैसे सोचता है, तो हम कस्टमर को वो दे पाएंगे जो वो चाहता है। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कस्टमर कैसे सोचता है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है कस्टमर के बारे में। सबसे पहले तो हमें जानना है कि
कस्टमर सोचता कैसे है, फील कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है, सेलेक्ट कैसे करता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। फिर हम देखेंगे शॉपिंग करते टाइम क्या क्या सोचता है। फिर हम देखेंगे उसको कितनी नॉलेज है, कितना पता है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे उसको क्या क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो हम अपने स्ट्रैटेजीज को उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन मार्केटर अडेप्ट एंड इम्प्रूव, और मार्केटिंग कैंपेन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे हम और इम्प्रूव करें कि कस्टमर हमें और अच्छे से कनेक्ट कर पाए और अच्छे से हम उसका आउटपुट ले पाए, राइट। यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में 5 चीज़ें आती हैं। पहली है हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन, a need become motive when it is aroused to a sufficient level of intensity. The motive is a need that is sufficiently pressing to drive the person to act. देखो, हम सोच रहे हैं हमें गाड़ी लेनी है, हमें गाड़ी लेनी है, हमें गाड़ी लेनी है, तो ये हमारी नीड है कि हमें लगता है कि यार हम आते जाते हैं, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में आ गया कि भाई गाड़ी तो लेनी है। बट हम जब इस गाड़ी को लेने के लिए एक्शंस लेने लगेंगे ना, तब माना जाएगा कि हम मोटिवेट हो गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए। हम बस सोच रहे हैं, उससे नहीं चलता। जिस दिन हम एक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, इतना हमें किसी ने मोटिवेट कर दिया है कि हम वो चीज़ करें। देखो, हम सोच रहे हैं हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो फेल हो जाएंगे, बस सोच रहे हो, तो वो मोटिव नहीं है। आप मोटिवेटेड नहीं हो पढ़ाई के लिए। आप मोटिवेटेड तब माने जाओगे जब आप उस चीज़ के लिए एक्शंस लोगे, जब आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, मेरे नोट्स पढ़ोगे, अपने आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तब माना जाएगा कि आप एक्चुअली में मोटिवेटेड हो पास होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, नीड बिकम्स मोटिव। नीड मोटिव तब बनती है जब उस लेवल की इंटेंसिटी आ जाए, आप मोटिवेटेड हो जाओ। ठीक है, मोटिव इज अ नीड दैट इज सफिशिएंटली प्रेसिंग टू ड्राइव द पर्सन टू एक्ट। वो इतनी ज़्यादा हमें प्रेस कर रही है, इतना ज़्यादा हमें धक्का मार रही है कि हम उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दस मोटिवेशन ड्राइव द कंज्यूमर टू डेवलप अ परचेजिंग एटीट्यूड। इससे क्या होता है, कस्टमर रेडी हो जाता है खरीदने के लिए। कस्टमर बिकम रेडी टू परचेज, वो खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए हो, दैट्स कॉल्ड दैट यू आर रेडी टू रॉक, राइट। इट वर्क्स एट अ सबकॉन्शियस लेवल एंड इज ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर। इसको मेजर नहीं कर सकते आप कि पर्सन कितना मोटिवेटेड है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ बायर गोज टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर पिज्जा फॉर हरसेल्फ बिकॉज हंगर वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर हर टू परचेज द पिज्जा। अब देखो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपके सामने रेस्टोरेंट था और आपने जाके पिज्जा ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो गया, हंगर। ठीक है, हंगर इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर हर टू परचेज द पिज्जा, तभी वो पिज्जा खरीद रही है। और कहीं ना कहीं बाइंग डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स इम्पैक्ट करता है किससे, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑल्सो इन्फ्लुएंस। हम ना, पता क्या होता है, कुछ लोग ना जैसे अभी आप लोग 11th-12th में हो, तो अगर आपके किसी फ्रेंड के पास, मतलब पूरे क्लास में एक ही बच्चा है जिसके पास स्कूटी है या आईफोन है, तो वो उस प्रोडक्ट को उसको अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना था, उसको चाहिए था कि भाई मेरा एक रिकॉग्निशन हो जाए, कि भाई इमेज बन जाए मेरी। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे ले आते हैं अलग सा। जिस बच्चे के पास स्कूटी है, मान लो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे के पास स्कूटी है, तो अपनी स्कूटी का शो ऑफ करेगा। वी रिकॉग्नाइज हिम क्योंकि उसके पास ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है। तो रिकॉग्निशन और सेल्फ एस्टीम ऑल्सो इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। वो बच्चा खरीद के इसलिए लाया है कि भाई मेरे को सब जाने, मेरे को सब पहचाने, मेरी वाह वाह हो। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेफर टू स्पेंड ऑन प्रीमियम ब्रांड्स एंड यूनिक मर्चेंडाइज फॉर अदर्स टू लुक अप टू देम, कि लोग उनको देखें। अब कोई बच्चा आईफोन लेके इसलिए आया है कि सारी लड़कियां उसके पास आ जाए, एक लड़का आईफोन लेके इसलिए आया है कि सारी लड़कियां आके उसके साथ सेल्फी ले, कि सब आके मुझे देखे। तो वो उसको कहीं ना कहीं उसने पैसे खर्च इसलिए करे हैं प्रीमियम ब्रांड पे कि लोग उसको देखे, उसके पास आए। ठीक है, सर्टेन प्रोडक्ट्स बिकम देयर स्टेटस सिंबल एंड पीपल नो देम बाय देयर चॉइस ऑफ पिकिंग अप एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। मैं बोल रही हूँ ना, उस बच्चे को लोग जानेंगे ही ऐसे कि भाई ये अकेला बच्चा है जिसके पास स्कूटी है, ये अकेला बच्चा है जो स्कूटी से आता जाता है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जा रहे हो। अगर आप मोटिवेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा, व्हेन यू आर रेडी टू एक्ट, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खा रहे हो, तो हंगर इज अ मोटिवेशन। आपने कोई महंगा सा प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है, क्यों, क्योंकि यू वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज यू, तो ताकि सारे लोग आपके पास आके आपसे बात करें। चलो, सेकेंड थिंग इज, पहले हमने पढ़ा मोटिवेशन, सेकेंड इज परसेप्शन। परसेप्शन, आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, वो होता है आपका परसेप्शन। व्हाट अ पर्सन थिंक्स अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज हिज और हर परसेप्शन अबाउट टूवर्ड्स इट। जैसे मैं अगर आप सबके सामने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट रख दूं और सारे स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आप इस डेयरी मिल्क के बारे में क्या सोचते हो, तो हर किसी पर्सन का
अलग अलग प्रोसेस होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी कि भाई कोई तो कहेगा मेरे लिए तो ये बेस्ट चॉकलेट है, मैं तो सिर्फ यही चॉकलेट खाता हूँ। एक बच्चा कहेगा सर वन ऑफ द बेस्ट है, मैम वन ऑफ द बेस्ट है ये चॉकलेट। एक बच्चा कहेगा कि मैम मैं तो ये चॉकलेट खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो सबका परसेप्शन अलग हो सकता है। इस फॉर समवन अ डेल लैपटॉप माइट बी द बेस्ट लैपटॉप, उसके लिए इसके अलावा कोई और लैपटॉप है ही नहीं दुनिया में। बेस्ट लैपटॉप अगर उसे कुछ खरीदना है तो वो कौन सा होगा, डेल लैपटॉप। लेकिन दूसरे लोगों के लिए क्या है, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स अवेलेबल। उसके लिए क्या है कि भाई डेल भी अच्छा है, एसर भी अच्छा है और हमारा एचपी भी अच्छा है, तीनों में से कोई भी ले लूँगा, तीनों मेरे लिए अच्छे हैं। बट एक पर्सन है जिसके लिए डेल लैपटॉप ही सब कुछ है, उसके अलावा कोई लैपटॉप उसे अच्छा ही नहीं लगता। इससे पता चलता है दस वी अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल्स विद द सेम नीड्स माइट नॉट परचेज सिमिलर प्रोडक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन परसेप्शन। जरूर अब जैसे दो बच्चों को लैपटॉप लेना है, किसी को सिर्फ डेल दिख रहा है और किसी ने 4-5 प्रेफरेंसेस रखे हैं कि उसमें से मैं कोई एक लूँगा, तो कहीं ना कहीं ये नज़रिया ही है उनका चीज़ों को लेके। नीड उन दोनों की सेम ही है, कहीं ना कहीं उनको लैपटॉप लेना है, बस यूज़ तुमने पेंट ही करना है उसमें। ठीक है, बट अलग अलग चीज़ें खरीदते हो। इंडिविजुअल इवन परसीव सिमिलर सिचुएशन differently due to difference in the way they interrupt information. देखो हम सेम ही चीज़ सारे बच्चों को दिखाएंगे, बट सारे बच्चे ना इस सबको सब अलग ही चीज़ सीखते हैं। मैं अगर ये लेक्चर पढ़ा रही हूँ ना तो मैं सबको सेम पढ़ा रही हूँ, बट हर बंदे का, हर पर्सन का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का, उस चीज़ को अपने परसीव करने का अपना नज़रिया सबका अलग होता है उस चीज़ को देखने का। किसी को मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लगेंगे, किसी को मेरे लेक्चर्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे, कोई रहेगा ठीक है क्या ये अलग है। चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, लर्निंग। लर्निंग आती है कैसे, लर्निंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। एन इंडिविजुअल कम्स टू नो अबाउट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस ओनली आफ्टर ही और शी यूजेस द सेम। आपने आईफोन अच्छा हमेशा सुना है, आपने कभी आईफोन यूज़ नहीं किया, बट जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करोगे, एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप नहीं समझ सकते कि वो प्रोडक्ट कैसा है सुनने से सिर्फ। यू हैव टू यूज़ इट। और जो पर्सन सेटिस्फाइड होता है विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और विल शो अ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टूवर्ड्स। देखो आप अगर सोच रहे हो आप आईफोन लोगे, आपके फ्रेंड है जो आईफोन ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो वो बहुत सेटिस्फाइड है अपने आईफोन से, तो वो आपको कहीं ना कहीं बोलेगा कि यार बहुत बढ़िया है, ले ले तू भी ले ले, अच्छा है, मज़ा आ जाता है चला के। तो आप कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, जिसके पास एक्सपीरियंस है, लर्निंग है। लेकिन आप तभी सीखोगे जब आप खुद उस चीज़ को कर लोगे, राइट। लर्निंग कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज बिलीफ एंड एटीट्यूड। अब हर पर्सन का अलग एटीट्यूड होता है, अलग बिलीफ होता है। किसी के लिए मैकडी अच्छा है, किसी के लिए बर्गर किंग अच्छा है, तो दिस इज योर बिलीफ एंड एटीट्यूड। ठीक है, बिलीफ एंड एटीट्यूड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर। इंडिविजुअल्स क्रिएट अ सर्टेन इमेज ऑफ एवरी प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। आप सारे के सारे अगर हम मैकडी गए हैं तो ज़रूरी नहीं है सब पर्सन वैसे ही सोचे। हर इंडिविजुअल का अपना थॉट प्रोसेस है, अपने बिलीफ है, अपना एटीट्यूड है। हम कोई ना कोई इमेज बना ही लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि यार ये चीज़ तो बेकार है, आप बिना टेस्ट करे बोल दो कि यार ये अच्छी नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी एक ब्रांड इमेज है। एवरी ब्रांड हैज़ अ इमेज अटैच टू इट, ऑल्सो कॉल्ड इट्स ब्रांड इमेज। ठीक है, कंज्यूमर परचेज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर ओपिनियंस विच दे फॉर्म टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। आपने एक बिलीफ और एटीट्यूड बना लिया कि भाई डोमिनोज का पिज्ज़ा अच्छा होता नहीं है, होता ही नहीं है, अच्छा होता ही नहीं है। आप जाके देखोगे अगर वो अच्छा होगा ना तब भी आप कहोगे अच्छा नहीं है भाई, बेकार है, क्योंकि आपका बिलीफ है, आपका एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स डोमिनोज पिज्ज़ा। अ प्रोडक्ट माइट बी रियली गुड बट इफ द कंज्यूमर फील्स इट इज़ यूजलेस, अगर उसको लगता है ये यूजलेस है तो वो खरीदेगा ही नहीं। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपको डोमिनोज पिज्ज़ा आप मान ही चुके हो कि भाई बेकार है वो, तो आप खाओगे ही नहीं, आप ट्राई ही नहीं करोगे, वो कभी खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि आप मान चुके हो कि वो बेकार है विदाउट इवन ट्राइंग इट अगेन। चलो नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, लास्ट चीज़। क्या क्या पढ़ लिया हमने बताओ। मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद क्या पढ़ा था, भूल गए क्या। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड। लास्ट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या आता है, पर्सनैलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ इनर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट कैरेक्टराइज द आउटर बिहेवियर एंड इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ओ हो, बड़े भारी वर्ड लिखे हैं ना। देखो जो हमारी इनर होता है, हमारे अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ हैं, उससे क्या होता है, हमारा एक कैरेक्टर बनता है। हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है, और हर पर्सन की पर्सनालिटी इसलिए अलग होती है क्योंकि वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से बिहेव करता है, राइट। याद कैसे करोगे तुम लोग, है ना, टफ हो गया थोड़ा। देखो पर्सनालिटी ट्रेट्स बताती हूँ आप लोगों को कुछ, जैसे कि एक हो गया डोमिनेंस। एक पर्सन आपकी ना हमेशा एक ग्रुप में एक लड़का या एक लड़की ऐसी होती है जो डोमिनेटिंग होती है, कि जो वो बोलेगी ना वही होगा।
क्योंकि वो किसी की सुनती नहीं है और सबको उसकी सुननी पड़ती है, उसे बोला जाता है डोमिनेंस। डोमिनेंस। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं अपने बारे में कि भाई मैं अच्छी हूँ, मैं एक स्मार्ट मैं अच्छी दिखती हूँ या मैं अच्छा डांस करती हूँ, वो बोला जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन एक बच्चा है जिसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, यार मैं अच्छा डांस नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है। ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। एक हो गया सोशेबिलिटी। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो सबसे बात कर लेते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, नए फ्रेंड्स भी जल्दी बना लेते हैं, तो वो पर्सन की क्या होती है, अडेप्टेबिलिटी और सोशेबिलिटी। हर पर्सन की अलग होती है वो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके जो सिर्फ आपके ही फ्रेंड है, वो किसी और से बात ही नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं उनकी सोशेबिलिटी कम है और आप लोगों की सोशेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर के डिसीजन से। ठीक है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट आता है। क्या पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी क्या होती है, हमारे इनर एट्रीब्यूट्स की वजह से हमारा एक आउटर आउटर बिहेवियर निकलता है, उसको बोला जाता है आपकी पर्सनालिटी। हर इंडिविजुअल की डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। इसको याद कैसे करोगे, मोटे पर्सन को लर्निंग से, मोटे पर्सन, क्या लिखा हुआ है मैंने, मोटे पर्सन को लर्निंग से परसेप्शन और बिलीफ और एटीट्यूड में चेंज आ गया। मोटे पर्सन, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, मोटे पर्सन के परसेप्शन और बिलीफ और एटीट्यूड में, मोटे पर्सन के पर्सनालिटी और बिलीफ में लर्निंग की वजह से चेंज आ गया। ठीक है, मोटे से क्या मतलब है, मोटिवेशन, पर्सन से पर्सनालिटी, लर्निंग से लर्निंग, परसेप्शन से परसेप्शन, बिलीफ और एटीट्यूड में चेंज आ गया। याद हो गया, मोटे पर्सन को लर्निंग से क्या हो गया, उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। मोटे पर्सन की परसेप्शन और बिलीफ और एटीट्यूड में लर्निंग से चेंज आ गया। मोटे पर्सन की परसेप्शन और बिलीफ और एटीट्यूड में लर्निंग से चेंज आ गया। मोटे से मोटिवेशन, पी से पर्सन से पर्सनालिटी, लर्निंग से लर्निंग, परसेप्शन से परसेप्शन, बिलीफ। ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है, बस हमारा ये लास्ट सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंट बाइंग रूल्स। जब हम खरीदते हैं ना, कस्टमर डिसीजन प्रोसेस में होता है कि उसको प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो कहीं ना कहीं 9 डिफरेंट रोल्स हैं जो पीपल परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है इनिशिएटर। जब हमारे दिमाग में आता है कि हमें कोई चीज़ या चॉकलेट या कुछ भी खरीदना है, व्हेन वी गेट्स द थॉट और गिव्स द सजेशन आइडिया ऑफ बाइंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, जब हमारे दिमाग में पहली बार आता है ना, और जिस पर्सन के दिमाग में ये पहली बार आता है कि प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, उसे बोला जाता है इनिशिएटर। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जा रहा है और उसको सामने शॉप दिख जाती है और वो अपनी मम्मी के साथ है और उसे चॉकलेट दिख जाती है वहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने बनाया भी हुआ है, एक बच्चा है अपनी मम्मी के साथ, ठीक है, वो उसको दिख गई चॉकलेट, तो अब उसको है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तो आइडिया किसके दिमाग में आया कि चॉकलेट चाहिए? हु हैड द फर्स्ट थॉट ऑफ बाइंग द चॉकलेट? दैट इज द चाइल्ड। उस किड को लगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। नेक्स्ट पर्सन कौन है हमारा? इन्फ्लुएंसर। हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनल बाइंग डिसीजन ऑफ द अदर। लेकिन उसकी मम्मी कह देती है नहीं नहीं लेनी चॉकलेट, उसकी मम्मी ने कहती है नहीं लेनी, तो अब उसके खरीदने के डिसीजन में किसका इम्पैक्ट आ रहा है? उसकी मम्मी का। तो मम्मी हो गई हमारी इन्फ्लुएंसर, हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनल डिसीजन ऑफ द अदर्स। ठीक है, जैसे कि आप मान लो आपको टी शर्ट लेनी है, आपने सोचा कि यार टी शर्ट लेने की जरूरत है, तो आप हो इनिशिएटर जिसने सोचा कि टी शर्ट चाहिए, पर आप उससे पहले मम्मी से पूछोगे मम्मी टी शर्ट ले लूँ क्या, एक टी शर्ट की नीड है, तो मम्मी कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करोगे। आपके फ्रेंड से पूछोगे आप कि लूँ या नहीं लूँ, तो जो भी पर्सन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो हो जाएगा इन्फ्लुएंसर। उसके बाद है गेट कीपर। पर्सन हु परमिट्स द फ्लो ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ सम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कुछ पर्सन होते हैं जो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। आपका मान लो एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी वो टी शर्ट ले चुका है जो आपको लेनी है, और उसकी जो टी शर्ट थी ना वो मान लो बेकार निकली थी, उसने आपको बताया नहीं, तो उसने कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। उसने पहले ही बता दिया मत ले ये वो। और देखो गेट कीपर के बेस, तो वो बंदा हो जाएगा, वो पर्सन हो जाएगा आपका वो वाला फ्रेंड, आपका गेट कीपर, जिसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक आने नहीं दी। देखो बेस्ट गेट कीपर्स होते हैं आपके पेरेंट्स। ठीक है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो वो आपको दे देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मत कर। गेट कीपर आपके, मैं ये बोलूँ फ्रेंड्स के मामले में, पेरेंट्स हमेशा आपको बता देते हैं कि इस पर्सन से दूर रहे, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, तो पेरेंट्स क्या हो गए? आपके गेट कीपर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन हो गया डिसाइडर। जो बंदा फाइनली डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है या नहीं लेना, इतनी क्वांटिटी में लेना है, कहाँ से खरीदना है, किधर से खरीदना है, जो प्रोडक्ट को बाय करने से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, कि क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये सारे डिसीजन जो लेगा ना,
वो पर्सन होगा डिसाइडर। अब जैसे आपकी केस में आपने डिसाइड किया, मान लो वो टी शर्ट थी, आपने डिसीजन लिया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। यू डिसाइडेड कि आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये वाली टी शर्ट लेनी है और मैं ऑनलाइन लूँगा फ्लिपकार्ट से। सारे डिसीजंस आपने लिए तो आप होंगे डिसाइडर। जो पर्सन एक्चुअल में खरीद रहा है, बट आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे ये वाली टी शर्ट दिला दो, परचेज आपकी मम्मी ने की, तो बायर कौन हो जाएगा? बायर कौन हो जाएगा? मम्मी। ठीक है। इन अ टिपिकल फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बायर कौन होता है? हमारी फैमिली में अगर हमें कोई अलमीरा खरीदनी है या बेड खरीदना है या कार खरीदनी है तो कौन होगा? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन परफॉर्म करेगा? कौन पैसे देगा? कौन खरीदेगा? पापा खरीदेंगे भाई। ठीक है। उसके बाद है यूजर। टी शर्ट आ गई, कौन कंज्यूम करेगा? हु एक्चुअली यूजर्स कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे भाइयों की टी शर्ट बहनें यूज कर लेती है तो यूजर कौन हो जाएगा? बहनें हो जाएंगी। ठीक है, मजाक कर रहे हो। मान लो वॉशिंग मशीन खरीद के आए हैं, पापा खरीद के आए वॉशिंग मशीन, बट यूज कौन करेगा? मम्मी करेंगी ना, तो यूजर कौन हो गया? मम्मा। प्रिपेयरर, मान लो पापा जो है बाहर से सब्जियां खरीद के ले आए या आप जाके मार्केट से आटा खरीद के ले आए, तो रोटियां तो मम्मी बना रही है ना। जो प्रोडक्ट को इस तरीके की इस फॉर्म में लेके आ जाए कि उसे यूज कर पाए। आप कच्चा आटा तो नहीं खा सकते, आपको उसके लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी। तो वो रोटियां जो बना रहा है, जो कंजम्पशन के फॉर्म में ले आ रहा है प्रोडक्ट को, उसको बोला जाता है प्रिपेयरर। हु चेंजेस द प्रोडक्ट टू यूजेबल फॉर्म। हु चेंजेस द प्रोडक्ट टू अ यूजेबल फॉर्म। लास्ट सेकंड, मेंटेनर। देखो टी शर्ट तो आप ले आए, बट आपने टी शर्ट पहन ली, फिर उसको धोएगा कौन? फिर उसको इस्त्री कौन करेगा? प्रेस कौन करेगा? आयरन कौन करेगा? तो देखो आप चीज़ें खरीद के तो आ जाते हो, पर मेंटेन आपकी मम्मी करती है। यू हैव टू मेंटेन वट एवर यू परचेज। तो जो उसको कंटिन्यूसली पहनने लायक अगर टी शर्ट को रखना है तो उसको हमें वॉश करना पड़ेगा प्रॉपर्ली हमें उसे प्रेस करना पड़ेगा, आयरन करना पड़ेगा। तो मेंटेन कर रही है हमारी मम्मी, तो मेंटेनर कौन हो जाएगा? मम्मी। पर्सन हु सर्विस रिपेयर द प्रोडक्ट सो दैट इट विल प्रोवाइड कंटिन्यूड सेटिस्फेक्शन। उसको पहनने लायक रखने के लिए, कंटिन्यूड सेटिस्फेक्शन के लिए जो उसको मेंटेन कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है, उसको सर्विस कर रहा है, उसे बोला जाएगा मेंटेनर। उसके बाद है डिस्पोजर। मान लो आपकी टी शर्ट खराब हो गई, उसका मम्मी क्या बना देती है? पोछा। फाइनली उस टी शर्ट को हमने कर दिया डिस्पोज। ठीक है, तो डिस्पोजर कौन हो गया? हमारी मम्मी। द पर्सन हु फाइनली डिस्पोज द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट के पैकेज को, प्रोडक्ट को क्या कर दे? फाइनली डिस्पोज कर दे। जब टी शर्ट पोछा बन जाती है ना, उसको जो उस टी शर्ट को पोछा बना रहा है, पोछा बनने के बाद भी उसको फेंक रहा है, वो हो जाएगा डिस्पोजर। कौन होता है हमारे केस में? टी शर्ट के केस में ऑब्वियसली मम्मा, डिस्पोजर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। देखो कंज्यूमर के जो डिसीजंस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, या तो इमोशनल होंगे या प्रैक्टिकल होंगे। या तो वो इमोशनली कोई चीज़ खरीद के ले आता है, या फिर वो पूरा सोच समझ के, पूरा R&D करके तब जाके खरीद के लेके आता है। तो जब वो फीलिंग बेस्ड होता है, इमोशनल होता है, तो उसे बोला जाता है इमोटिव। ठीक है। या फिर कैसा डिसीजन होगा? थॉटफुल, उसको बोला जाता है कॉग्निटिव। दो वर्ड्स आए हैं, इमोटिव एंड कॉग्निटिव। इमोटिव जो है वो फीलिंग बेस्ड है और कॉग्निटिव जो है वो हमारा थॉट बेस्ड है। स्टेप्स दोनों में, दोनों केसेस में, चाहे फीलिंग बेस्ड हो चाहे थॉट बेस्ड हो, सेम रहते हैं। डिसीजन प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा? इसको हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने अपनी मम्मी को देखा कि यार मम्मी बहुत थक जा रही हैं, मम्मी ना कपड़े धोती हैं तो उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं, एंड शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ, एंड वो फिर उसके बाद कुछ काम नहीं कर पा रही है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है वो ज़्यादा देर तक कपड़े धोती है। तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आपको लग रहा है यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मुझे मम्मी के लिए ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया, आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली कि अब आपको एक ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन चाहिए ताकि आपकी मम्मी को थोड़ा रेस्ट मिल पाए और इजीली कपड़े धुल जाए। तो अब आप क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन सर्च में आप क्या कर सकते हैं? एक तो देखो आपको जो ऑलरेडी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन के बारे में ऑलरेडी जो चीज़ें पता है वो सोचेंगे कि भाई किस किस के पास है, कहाँ देखी थी, किसी को यूज़ करते देखा या नहीं। आप अपने इंटरनली जो आपको चीज़ें पता है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, अपनी मेमोरी में सोचोगे। और आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो? अपने फ्रेंड से ले सकते हो जिनके घर में ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन हो, या अपने रिलेटिव से पूछ सकते हो, या फ्लिपकार्ट पे रिव्यूज़ पढ़ोगे, आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे। ठीक है, ये तरीका हो गया, आपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली। अब आप क्या करोगे? आपको फ्लिपकार्ट पे आप मान लो आपने 4-5 सेलेक्ट कर ली कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट, ये 5 अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इनमें से मैं कोई लूँगा। अब इनमें से कौन सी लूँ? इसको बोला जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हम सारे प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे? सबको कंपेयर करेंगे और फिर उसमें से एक बेस्ट डिसाइड कर लेंगे कि ये वाली परचेज कर लेता हूँ। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज परचेज डिसीजन एंड एक्शन। हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये वाला LG की, मान लो हमने सेलेक्ट कर ली कि हम LG की वॉशिंग मशीन लेंगे। तो LG की वॉशिंग मशीन को सेलेक्ट करना और उसको खरीद लेना इज हमारा फोर्थ स्टेप। उसके बाद हमारे घर मशीन आ गई, मम्मी यूज़ कर रही हैं,
तो देखो या तो मम्मी क्या होंगी सेटिस्फाइड कि मम्मी को बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया, और या तो मम्मी आपको डांटेंगी कि क्या इतनी महंगी मशीन मंगा के दे दी और ये बढ़िया ही नहीं चल रही यार, कपड़े नहीं धुल रहे, इतना ज़्यादा वॉशिंग पाउडर जा रहा है इसमें और इतना ज़्यादा पानी लेती है ये, इतना टाइम लगता है इसमें। मम्मी या तो बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है, या तो मम्मी सेटिस्फाइड है कि मज़ा आ गया, मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आराम से कपड़े धुल जाते हैं, मेरी लाइफ तो ईजी हो गई इससे। तो ये होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, या तो पर्सन सेटिस्फाइड होगा या पर्सन डिससेटिस्फाइड होगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हो गए? सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद है परचेज डिसीजन एंड एक्शन, फिफ्थ इज पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, खरीदने के बाद का इवैल्यूएशन। तो चलो अब इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ लें, आपकी किताब में क्या लिखा था। सबसे पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द कंज्यूमर become aware of differences between actual state where we are now and the ideal state where we want to be। यहाँ पे अभी हमने देखा कि मम्मी इतनी परेशान हो रही है, और एक हमने सोचा जब हम वॉशिंग मशीन लेंगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा मम्मी की लाइफ में, आइडियल स्टेट और एक्चुअल स्टेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं दिस स्टेज मोटिवेट्स द इंडिविजुअल टू अचीव द डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो हमने सोचा था ना कि मम्मी की लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, वो आसान करने के लिए हम मोटिवेटेड हो जाते हैं इस स्टेप पे कि हमें तो भाई वॉशिंग मशीन लानी ही है ताकि मम्मी की लाइफ ईजी हो जाए। Here they may play a role through creating a new ideal state or by increasing dissatisfaction with actual state। अब हमें दिमाग में और कहीं ना कहीं होता है कि भाई यार ऑटोमेटेड मशीन कितनी बढ़िया है, मम्मी की लाइफ आसान हो जाएगी, अभी मम्मी कितनी परेशान हो रही है, डेली की डेली उनका टाइम वेस्ट होता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और अपनी एक्चुअल स्टेट से डिससेटिस्फाइड हो कि ये तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ऐसे नहीं रहेंगी। दिस इज़ लाइक आपको अब ऑटोमेटेड मशीन चाहिए ही चाहिए, आपके दिमाग में उससे ज़्यादा अभी जो जितना आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हो ना एक्चुअल स्टेट से, उतना आप एक्चुअल में पहले नहीं थे। अचानक से आप इतना डिससेटिस्फाइड हो गए कि अब तो मुझे खरीद के आनी पड़ेगी, मम्मी बहुत परेशान हो रही है। उसके बाद है हमारा सेकंड स्टेज, दैट इज इन्फॉर्मेशन सर्च। इन द सेकंड स्टेज द कस्टमर गैदर्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज और हर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब वो अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन, अलग अलग तरीके देखेगा भाई क्या क्या कर सकता हूँ। हाई इन्वॉल्वमेंट परचेजेस, लार्ज इन्फो सर्चेज, लो इन्वॉल्वमेंट परचेजेस, लिटिल सर्च एक्टिविटी। देखो अगर कोई महंगी चीज़ खरीद रहे हैं तो हम ज़्यादा सर्च करते हैं, अगर कोई सस्ती चीज़ खरीद रहे हैं तो हम कम सर्च करते हैं। सर्च में देखो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। पहले तो हमारी जो मेमोरी में है, अगर देखो ऑटोमेटेड मशीन का आइडिया आया तो हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, तो हम वो सारी चीज़ों को अपनी मेमोरी में रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, फीलिंग एक्सपीरियंस है, उस सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन से रिलेटेड उस सबको हम सोचते हैं। उसके बाद है हमारा एक्सटर्नल सर्च। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन आउटसाइड से कलेक्ट करेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, फैमिली से, स्टोर डिस्प्ले, मान लो आपके आसपास कोई स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो आप वहाँ जाके देख के आओगे कि कैसे वर्क करती है, उनसे पूछोगे चीज़ें कि कितना टाइम लगता है, कितना पानी लेता है, कुछ स्पेशल वॉशिंग पाउडर आता है या सिंपल वाला ही लग जाएगा, प्रोडक्ट के रिव्यू क्या है, एडवर्टीजमेंट्स देखोगे। ये आपके हो जाएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सर्च में बी जनरल ऑनगोइंग सर्च और अ स्पेसिफिक प्री परचेज सर्च। देखो एक्सटर्नल सर्च जो हो रही है वो हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ही करें कि भाई हमें यही वाला प्रोडक्ट खरीदना है, इसके बारे में ही और सर्च कर रहे हैं। या फिर हो सकता है हम 4-5 प्रोडक्ट्स की जनरल सर्च कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं कर रहे हैं। सर्च से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मान लो वॉशिंग मशीन खरीदनी थी हमें, तो LG की भी आती है, और ऐसी 3-4 हमने सेलेक्ट कर ली कि भाई इन कंपनीज की आती है। द नंबर ऑफ ब्रांड दैट अ कंज्यूमर एक्चुअली कंसिडर इन मेकिंग अ परचेज डिसीजन इज अ इवॉक्ड सेट। भाई कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको कौन कौन सी ब्रांड्स को कंसिडर करना है। ठीक है, मार्केटर्स सीक टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्च बाय प्रोवाइडिंग परसुएसिव information about their goods and services in a format useful to the consumer। देखो सब अपने प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं, LG वाले ने अपनी वॉशिंग मशीन की ऐड करी और वर्लपूल वाले ने भी अपनी वॉशिंग मशीन की ऐड करी। तो किस तरीके से कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे मार्केट डिसीजन का, कस्टमर के डिसीजन का बहुत ज़्यादा, कस्टमर के डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में वो भी पॉइंट आ जाएगा। अब हमने डिसाइड कर लिया 4-5 प्रोडक्ट कि इनमें से ही हम खरीदेंगे, तो इवॉक्ड सेट बोलते हैं उसको। इवॉक्ड सेट ऑफ ऑप्शन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सर्च स्टेप। अब इसको करेंगे इवैल्यूएट। द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज हेल्प्स इन चूजिंग अ ब्रांड और प्रोडक्ट इन द इवॉक्ड सेट और माइट ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिसीजन टू स्टार्ट सर्च फॉर एडिशनल अल्टरनेटिव वेयर ऑल दोज विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इनिशियल सर्च सीम्स टू बी अनसेटिस्फैक्टरी। देखो हमने 4-5 प्रोडक्ट्स डिसाइड कर लिए थे,
कि इनमें से ही हम कोई लेंगे। लेकिन जब हम और एनालिसिस करने लग गए ना, तो हमें लगा कि यार इनमें तो अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ, तो हम कोई ना कोई एडिशनल अल्टरनेटिव ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उन इवोक्ड सेट में से ही कोई प्रोडक्ट को लेना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर हमें लग रहा है रिक्वायरमेंट है कोई और अल्टरनेटिव लेने की, मान लो हमने एलजी की वॉशिंग मशीन अपने सेट में ऐड ही नहीं करी थी अल्टरनेटिव में, कि हम एलजी को हमने उस टाइम कंसिडर ही नहीं किया था, बट देखते देखते हमें लगा कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, हमें एलजी की भी ऐड करनी चाहिए, तो हम एलजी की भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूरा एनालिसिस होता है। कंज्यूमर डिसाइड्स डेवलप अ सेट ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू गाइड द सिलेक्शन। वो डिसाइड करता है कि भाई जैसे अगर हमें कुछ भी सेलेक्ट करना होता है ना, तो हम 4-5 क्राइटेरिया सेट करते हैं कि भाई अगर वॉशिंग मशीन का ले रहे हैं तो कौन सी वॉशिंग मशीन कम पानी यूज़ कर रही है, हम फिर उसमें टिक लगाएंगे कि कौन सी कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। फिर हम देखेंगे कौन सी कम वॉशिंग पाउडर ले रही है, किसके लिए स्पेशल वॉशिंग पाउडर लेना पड़ेगा, कौन सी नॉर्मल में भी चल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्राइटेरियाज होते हैं सेलेक्ट करने की कौन सी हमारे लिए अच्छी है। अब जो ज़्यादा टिक लग गए जिसमें, वो हो गई बेस्ट, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं ना, सब्जेक्टिव फैक्ट्स होते हैं, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को वो अच्छा लगेगा, मम्मी को वो पसंद आ रहा है, पापा को वो पसंद आ रहा है। दीज क्राइटेरिया कैन ईदर बी ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और सब्जेक्टिव इंप्रेशन। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा मार्केटर। मार्केटर कैन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द आउटपुट। यहाँ पे भी मार्केटर जो है वो हेराफेरी कर सकता है, वो कस्टमर्स को एजुकेट करता है, ट्राई करता है कि वो उनके प्रोडक्ट को खरीदे, कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट में ये है, वो है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लेता है। दे कैन ट्राई टू हेल्प अ कस्टमर इन एक्सपेंडिंग हिज और हर इवोक्ड सेट टू इंक्लूड प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जिससे उसका प्रोडक्ट शायद उसके इवोक्ड सेट में था भी नहीं, शायद हमने एलजी का प्रोडक्ट कंसिडर ही नहीं किया था, बट एलजी ने हमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हमारे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमने उसको कंसिडर करना ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा लेना है। रिसर्च एंड अल्टरनेटिव एवेल्युएशन स्टेजेस ऑफ आवर डिसीजन प्रोसेस रिजल्ट इन द फाइनल परचेज डिसीजन in the art of making the purchase. Marketer can smooth the purchase decision and action by helping consumer through providing finance, delivery and installation. देखो यहाँ पे जब डिसाइड कर लिया हमने कि हमें ये लेना है, तो हम मार्केटर क्या कर सकता है इस केस में, इस स्टेज पे मार्केटर क्या कर सकता है, मार्केटर जो है वो हमें इंस्टॉलेशन में हेल्प कर दे, फाइनेंसेस ईएमआई में खरीदने दे। अब देखो मुझे लेनी है वॉशिंग मशीन 40,000 रुपये की है, बट जेब में मेरे 10,000 ही हैं। तो मार्केटर यहाँ पे ये कर सकता है कि अगर वो चाहता है कि हम प्रोडक्ट खरीदें, तो वो कहेगा चलो आप ईएमआई बंधवा लो 10,000 रुपये 4 महीने में दे देना। तो ये हो जाएगा कस्टमर को हेल्प करना कि वो प्रोडक्ट अभी खरीद ले हमसे कैसे भी। और उसने बोला कि भाई मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, 2 घंटे दूर है मेरा घर, तो कस्टमर को मार्केटर बोल सकता है कि मैं आपके घर डिलीवरी करवा दूंगा और इंस्टॉलेशन भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये तरीके होते हैं जब आप परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा लास्ट, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। देखो या तो मम्मी क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी या डिससेटिस्फाइड होंगी, दो ही रिजल्ट होंगे। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, द बायर फील सेटिस्फाइड एट द रिडक्शन ऑफ द गैप बिटवीन द एक्चुअल एंड द आइडियल स्टेट। जो हमने सोचा था, पहले हम क्या थे, परेशान थे कि हमारी बहुत मेहनत लग रही है, अब हम चाहते थे मेहनत कम लगे कपड़े धोने में। जब आइडियल स्टेट जो हमने सोचा था वैसा ही हो, एक्चुअल स्टेट हमारी वैसी हो जाए, हमारा मेहनत कम लग रही है वॉशिंग मशीन यूज़ करने से, तो वो माना जाएगा कि मम्मी क्या है, सेटिस्फाइड है। और हमारा डिससेटिस्फेक्शन, समटाइम्स हाउएवर कंज्यूमर एक्सपीरियंस सम पोस्ट परचेज एंग्जाइटीज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। इट इज़ अ थॉट दैट वन हैज़ नॉट मेड द राइट डिसीजन। देखो हम खरीद के तो ले आए इतनी महंगी मशीन 40,000 रुपये की, बट हमारे दिमाग में यही चल रहा है, खरीदने में यूज़ भी कर रहे हैं हम, ठीक भी चल रही है, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना एंग्जाइटी है कि यार सही डिसीजन नहीं लिया, मज़ा नहीं आया, इससे बेटर हम कुछ कर सकते थे। तो इसको बोला जाता है वन हैज़ नॉट मेड द राइट डिसीजन। उसको दिमाग में हमेशा यही चल रहा है दैट मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। तो इस चीज़ को बोला जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर पोस्ट परचेज एंग्जाइटी। पोस्ट परचेज एंग्जाइटी या कॉग्निटिव डिसोनेंस, इट इज़ अ थॉट दैट आई हैव नॉट मेड द राइट डिसीजन। लास्ट है उसके बाद है द कंज्यूमर अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस दिस एंग्जाइटी बाय सर्चिंग फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट हिज और हर चॉइसेस। देखो जब हमें लगता है ना कि हमने सही डिसीजन निकले, 4 लोगों से बात करते हैं कि यार आप मम्मी आपके जिनके पास, मान लो आपके चाची के पास भी है वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड, उनसे बात कर रही है, वो कह रही है हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ताकि आप अपने डिसीजन को सपोर्ट कर पाओ। द मार्केटर कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन टू द बायर एंड ऑल्सो बाय पॉजिटिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटर क्या कर सकता है इस केस में, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देता रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब खरीदने के बाद भी कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है टू रिटेन द कस्टमर। द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस enables द कंज्यूमर टेक इन्फॉर्म डिसीजन। कंज्यूमर बायर प्रोसेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कंज्यूमर जो होता है वो अच्छे डिसीजन लेता है। अगर आप इन 5 स्टेप्स के थ्रू कोई भी डिसीजन लेते हो बाइंग का, तो आपके सेटिस्फाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं,
क्योंकि आपने पूरा सोच समझ के चीज़ करी है, ठीक है। हायर द एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाई हो उतना ही चांस है कि आप फिर से खरीदोगे। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट से सेटिस्फाई, आप मान लो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, आपको बहुत अच्छी लगी, आप सेटिस्फाइड हो, आपकी मम्मी ने खरीदी, तो वो क्या करेंगी, अगर नेक्स्ट टाइम भी आप वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हो ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अब ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन ही लोगे, आप मैनुअल नहीं लोगे, क्योंकि यू आर दैट मच सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। Marketer usually look to reduce dissatisfaction, as a dissatisfied customer not only shies away from a purchase but also affect others. Marketer usually क्या करता है, डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करना चाहता है, वो चाहता है कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो वो खुद नहीं खरीदेगा और दूसरा वो किसी और को खरीदने नहीं देगा। अगर आपकी मम्मी की कोई प्रोडक्ट खराब निकल आई है ना, मान लो आपकी मम्मी को ऑटोमेटेड मशीन पसंद नहीं आई, तो वो 10 लोगों को बताएगी, भाई मैंने 40,000 रुपये की खरीदी थी, मज़ा नहीं आया तुम मत लेना, मज़ा नहीं आया तुम मत लेना। तो ये कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन से मम्मी आपके ना खुद खरीदेगी आगे से, ना ही किसी को खरीदने देगी। क्या लिखा था, द मार्केटर यूजुअली लुक्स टू रिड्यूस डिससेटिस्फेक्शन, एज अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर नॉट ओनली शाइज अवे फ्रॉम द परचेज, ना वो खुद खरीदेगा बट ऑल्सो इफेक्ट अदर्स, ना वो किसी और को खरीदने देगा। समझ गए? और आपका चैप्टर होता है खत्म। टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।